हेडिंग है समदाबी विलियन। समदाबी विलियन। समदाबी विलियन तो भाई नाम से पता चल रहा है समदाबी। हाँ, तो ऐसे विलियन जिनका बाष्पदाब समान होता है, बाष्पदाब समान होगा तो वो समदाबी विलियन कहलाते हैं। समदाबी विलियन का मतलब क्या है कि दाब समान रहेगा। तो परिभाषा वही लिख रहे हैं, हम लिखेंगे नियत ताप पर, नियत ताप टेम्परेचर, नियत ताप पर वे विलियन, नियत ताप पर वे विलियन जिनका बाष्पदाब समान रहता है, जिनका बाष्पदाब समान रहता है, समदाबी विलियन कहलाते हैं। समदाबी विलियन कहलाते हैं। कहलाते हैं। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे डायरी में एंट्री, समपरासारी विलियन, समपरासरी क्या होता है। हाँ देखो, तो परासरी का मतलब होता है कि इनका परासरण दाब समान होगा, ताप नियत रहेगा। क्योंकि ताप अगर जो हम गड़बड़ करेंगे तो फिर ताप तो बढ़ा देता प्रेशर, तो हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि ताप स्थिर रहे और ऐसे विलियन जिनका परासरण दाब समान हो तो वो समपरासारी विलियन कहलाते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी नियत, नियत ताप पर वे विलियन जिनका परासरण दाब समान होता है समपरासारी विलियन कहलाते हैं। ये सब एक एक नंबर की परिभाषाएं चल रही है हमारी। लेंगे नियत ताप पर, नियत ताप पर नियत ताप पर वे विलियन, नियत ताप पर वे विलियन जिनका परासरण दाब, जिनका परासरण दाब समान रहता है, परासरण दाब समान रहता है, समपरासरी विलियन कहलाते हैं। समपरासरी विलियन कहलाते हैं। देखो किसी किसी उसमें ना परासारी भी होता है, कभी कभी परासरी भी होता है, दोनों होते हैं। परासारी परासरी एक ही बात है। कभी कभी एग्जाम में नाम बदल कहा जाए तो तुम सोचो ये क्या चीज है। अति परासारी तथा अर्ध परासारी, ये फिर हेडिंग आ गया है। अगला हेडिंग है अति परासारी या अर्ध परासारी, मतलब अति परासारी तथा अर्ध परासारी, दो अलग अलग परिभाषाएं हैं। देखो देखो इधर, अब बोलो मजरा। अति परासारी विलियन क्या होते हैं? दो विलियन की तुलना करेंगे हम,
2 बिलियन में से अगर जिस बिलियन का परासरण दाब अधिक होगा, परासरण दाब अधिक होगा, तो वो अति परासारी बिलियन कहलाएगा, और जिसका परासरण दाब कम होगा वो अर्ध परासारी कहलाएगा। समझ में आ रहा है? 2 बिलियन होंगे, 2 बिलियन में से जिसका परासरण दाब ज्यादा है वो अति परासारी, जिसका कम वो अर्ध परासारी। तो लिखेंगे नियत ताप पर ताप टेम्परेचर, नियत ताप पर 2 बिलियनों नियत ताप पर 2 बिलियनों में से वे बिलियन, 2 बिलियनों में से वे बिलियन जिसका परासरण दाब अधिक होता है, इसका परासरण दाब अधिक होता है, अति परासारी विलयन कहलाता है, अति परासारी विलयन कहलाता है। और वे विलयन जिसका परासरण दाब कम होता है, और वे विलयन जिसका परासरण दाब कम होता है, इसका परासरण दाब कम होता है, अर्ध परासारी विलयन कहलाता है। अगला हेडिंग है अपसामान्य अणुभार। अपसामान्य अणुभार अपसामान्य अणुभार अप है, ए नहीं है, अपसामान्य ही लिखा। अपसामान्य अणुभार देखो भाई तरफ, चलो जी ये भी देखेंगे। अब इधर भी सुन लो, इधर किसी विलयन में या कोई विलायक है, उसमें जब हम कोई विलय पदार्थ डालते हैं तो उसमें 2 क्रियाएं होंगी, 2 क्रियाएं किसी भी विलयन में हमेशा 2 क्रियाएं होती हैं। हमारे पास छोटे छोटे अणु हैं, और वो छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु बनाएंगे, जोड़ने की क्रिया को कहते हैं संगुणन। संगुणन का मतलब होता है संयुक्त होना। और कोई मोटी सी चीज है या कोई बड़ा अणु है और वो वियोजित होना शुरू हो जाए तो क्या होगा, विलयन में वो टूटने लगेगा, छोटे छोटे अणुओं में हो जाएगा, उसे कहते हैं वियोजन। तो 2 क्रियाएं होती हैं, संगुणन या वियोजन। अब समस्या ये है कि हमने कोई भी पदार्थ डाला 50 ग्राम, कब कब उसका मान जो होता है घटेगा, कब कब बढ़ेगा, वो तुम्हें सोचना है, खुद ही सोचना है कि हमारे पास 50 ग्राम हमने कोई पदार्थ डाला, अब वो 2 काम कर रहा है। एक बार जो है सोचो 50 ग्राम हमने डाला और वो अंदर जाके जुड़ना शुरू हो गया, मतलब और अन्य अणुओं के साथ जाके जुड़ रहा है, तो उसका वजन घटेगा या बढ़ेगा? ये 50 ग्राम था, हमने इसके अंदर डाला, ये अंदर जाकर और अणुओं से जुड़ना शुरू हो गया, वजन क्या होगा? घटेगा? बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, बढ़ जाएगा। अब अंदर हमने इसमें डाला, ये यहाँ जाके ये वियोजित होना शुरू हो गया, सीधी सी बात है, क्या होगा? घट जाएगा। बस इसे ही, यही क्रिया जो है कि जब किसी विलयन में कोई पदार्थ संगुणित होता है तो उसका भार सामान्य अणुभार से कुछ बढ़ जाता है।
और जब उसका वियोजन होता है तो उसका भार जो है वो सामान्य अणुभार से जो है वो कुछ कम हो जाता है। इसी भार में कमी या वृद्धि को अपसामान्य अणुभार कहते हैं। अपसामान्य का मतलब क्या हो रहा है कि रियल में जितना है ना वो रियल तो था ही जितना भी था, लेकिन जब संगुलित हो गए वियोजित होगा ना तो इतना नहीं होगा जितना हमने डाला है, या तो वो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, दोनों स्थितियां होती हैं। तो घटने बढ़ने की क्रिया ही अपसामान्य अणुभार कहलाती है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सीधी सीधी याद रखनी है, अगर कोई चीज जुड़ रही है तो उसका भार हमेशा बढ़ेगा, और अगर जो कोई चीज टूट रही है तो उसका भार हमेशा घटेगा। इसे ही अपसामान्य अणुभार कहते हैं। एग्जाम में कई बार आ गया अपसामान्य अणुभार किसे कहते हैं, तो लिखेंगे जब किसी, इसमें लेंगे, चलो ऐसे लिखो, जब किसी पदार्थ का वियोजन होता है जब किसी पदार्थ का वियोजन होता है तो उसका अणुभार सामान्य अणुभार से, जब किसी पदार्थ का वियोजन होता है तो उसका अणुभार सामान्य अणुभार से कुछ कम हो जाता है, और जब पदार्थ का संगुणन होता है, संगुणन होता है तो उसका अणुभार सामान्य अणुभार से कुछ अधिक हो जाता है। इस प्रकार अणुभार में वृद्धि या कमी को अपसामान्य अणुभार कहते हैं। अपसामान्य अणुभार कहते हैं। लो जी, इसके बाद आता है हेडिंग तुम्हारा वान ठाप गुणांक। क्या होता है? दरअसल अभी अभी तुमने ना 4 अणुसंख्यक गुण पढ़े थे। 4 अणुसंख्यक गुण, एक तो था बाष्प दाब में अपनमन, ये आपेक्षिक अपनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अपनमन और परासरण दाब। दरअसल रियल में ये चारों के मान, सोचो एक ही चीज ले लेते हैं हम, परासरण दाब ले लेते हैं पाई। पाई का हमने बोला भाई कोई जल है या कोई विलयन है, उसका परासरण दाब कितना आया, तो सोचो 50 आ गया एटीएम, परासरण दाब ये आ गया। लेकिन वान ठाप ने ना दोबारा से प्रयोग किया, वैज्ञानिक का नाम है वान ठाप ने, दोबारा से प्रयोग किया और उसने ना अलग अलग सिचुएशन में इसका मान निकाला। अलग अलग सिचुएशन मतलब
कि एक बार तो जो कैलकुलेटेड मान था वो कैलकुलेटेड मान ही था, ये कहलाता है सामान्य मान या कैलकुलेटेड मान, जो पहले से कैलकुलेट हो रखा है। एक वो खुद अपना प्रयोग किया, उसे कहते हैं प्रेक्षित मान, जो उसने प्रेक्षण कर रहा है। प्रेक्षित मान या ऑब्जर्व जिसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, तो एब्सोल्यूट मान भी कह देते हैं या ऑब्जर्वेशन भी कह देते हैं, ओबीएस मान कहते हैं इसे। तो अब इन्होंने जब देखा कि पता चला भाई ऐसा मान के चलो, तो ऐसे सोचो भाई, कोई कहेगा यहाँ से और भाई काशीपुर की दूरी कितनी दूरी है, तो कोई कहना भाई मैंने किलोमीटर पे लिखा देखा था 7 कितनी 8 है। अब भाई किसी को विश्वास नहीं हुआ, उसने उठाई मोटरसाइकिल ना मैं तो नापूंगा, तो जो पहले से नपी नपाई है 8 है वो तो ये है। लेकिन जब तुम पहुंच गए तो भाई साहब तुम 4 लोग जाओ और 4 के साथ एग्जैक्ट वैल्यू लेके नहीं आओगे, अलग अलग मान लेकर आओगे। एक से आ जाएंगे, 8 तो आ नहीं सकते, किसी का ज्यादा आएगा कम आएगा, वो डिपेंड करता है कि उसने कैसे लहरें लेकर गाड़ी चलाई होगी, क्या थोड़ा बहुत कौन सी साइड पे गया होगा, कहाँ कहाँ रोका होगा, अलग अलग मान आएंगे, अलग अलग मान आएंगे। तो मान आया कुछ और, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है संगुणन पर वियोजन पे। तो सोचो कोई और मान आ गया, एटीएम इतना, ये मान आया हमारे पास कैलकुलेट, ओबीएस मान, ऑब्जर्व वो कैलकुलेट। तो वांट आपने क्या किया कि जो हमारा अपना मान आया, मतलब कि जो उसका अपना कैलकुलेट करके मान आया और जो पहले से कैलकुलेट था, उन दोनों के अनुपात को एक नए गुणांक से प्रदर्शित किया, जिसे वान हाफ गुणांक कहते हैं। क्या है कि किसी भी पदार्थ के अणुसंख्यक गुणों का प्रेक्षित मान तथा उसके सामान्य मान के अनुपात को, यानी कि एक तो ये हो ओबीएस और एक पाई हो कैलकुलेटेड वाला, के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो वान हाफ ने क्या बोला कि भाई एक तो जो पहले से कैलकुलेटेड है वो वाला मान, और एक वो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो, इन दोनों के अनुपात को एक नए गुणांक से दर्शाएंगे और वो वान हाफ गुणांक कहलाएगा। और जैसे वान हाफ गुणांक के हमारा आ गया, तो अब जितने भी हमारे पहले अणुसंख्यक गुण थे ना, वो थोड़े थोड़े सब बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे? तुम्हें याद होगा कि डेल्टा टी एफ क्या होता था, ये क्या होता है? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन हमने निकाला था कि अनुक्रमानुपाती आया था किसके, या अनुक्रमान, हाँ ऐसे लिखा था, अनुक्रमानुपाती आया था स्मॉल एम के मोललता के, अनुक्रमानुपाती हटाया था हमने और क्या लगाया था? अरे सारे खत्म चल रहे हैं, के डब्ल्यू दिख रहे हैं, के एफ। ये तो नॉर्मल मान था, लेकिन जब वान हाफ ने इसमें समीकरण में संशोधन किया तो अब यहाँ आई से गुणा और हो जाएगी। ऐसे ही डेल्टा टी बी था, उसमें हमारे पास के भी आया था, एम आया था, लेकिन यहाँ आई से गुणा और हो जाएगी। ऐसे हमारे पास जो अभी अभी समीकरण आई थी कल, पाई बी बराबर एन आर टी आई थी, तो उसमें आई से गुणा हो जाएगी। यानी कि थोड़ा थोड़ा आई के फैक्टर से सब में गुणा करनी पड़ेगी, तब जाकर वो समीकरण करेक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है क्या था, पाई बराबर ये तो था। सीआरटी करना चाहोगे तो वैसा फिर यहाँ बी नहीं होगा, ये कर दो लो दोनों चीजें। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जितने भी अणुसंख्यक गुण थे ना वो सारे बदल दिए और फिर नए तरीके से, और ऐसा मत सोचने का वो पुराने वाले हमारे गलत हो गए, वो भी सही है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन होती है जहाँ थोड़े थोड़े मान बदल जाते हैं। कहीं कहीं आई का मान 1 आ जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कहीं आई का मान 1 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, कहीं आई का मान 1 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, तो हल्का सा मान इसका कम बढ़ती होता रहेगा। इसे ही यही वान हाफ गुणांक है। क्या है परिभाषा? कि किसी वस्तु के अणुसंख्यक गुणों का कौन सा प्रेक्षित मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि दो अलग अलग अपघट्य होते हैं। देखो इधर जैसे NaCl होता है ना, NaCl ये विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य जो आयनों में वियोजित हो जाते हैं आराम से। एक होते हैं विद्युत अनअपघट्य जो कि आयनों में आसानी से वियोजित नहीं होते, अनअपघट्य। तो इन्होंने परिभाषा बनाई कि विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य के जो अणुसंख्यक गुण होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, और इन दोनों का अनुपात एक नए गुणांक से प्रदर्शित करते हैं और उसे वान हाफ गुणांक कहते हैं, और वान हाफ गुणांक को आई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे कैसे हम अलग अलग समीकरण में वान हाफ गुणांक निकालेंगे वो तो भी हम देख लेंगे, लेकिन तुम एक ही बात याद रखना दिमाग में, वान हाफ गुणांक क्या है? हम कहेंगे किसी वस्तु का या किसी वस्तु के अणुसंख्यक गुणों का प्रेक्षित मान तथा उनके सामान्य मान के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं। देखो परिभाषा, अब
कोई भी वस्तु के जब अणु संख्या गुण हो रहे होंगे, कोई भी अणु संख्या गुण हो रहे होंगे, तो उसमें हमेशा याद रखना बिलियन में 2 ही क्रियाएं होती हैं, 2 के अलावा तीसरी क्रिया होती नहीं है। तीसरी क्रिया भी होती है वैसे, या तो वो जुड़ेगा, मतलब या तो संगुणित होगा या वियोजित होगा, या एक तीसरी चीज होती है अविलय रहेगा। वो अविलय हमें करने नहीं, क्योंकि हम बिलियन बना रहे हैं, हम तो विलय करेंगे जरूर उसे अविलय। तो अब सुन लो इधर, संगुणन या वियोजन, वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या। बहुत सारे मान इसके, बहुत सारे सूत्र बन जाएंगे, लेकिन वही है कि पहले हमारे पास अब प्रयोग करके कितना आए हैं और पहले कितने थे। संगुणन हुआ होगा या वियोजन हुआ होगा, इसके पश्चात कितने मोल आए हैं और प्रारंभ में कितने थे। ऐसा बन जाती है परिभाषा, या ऐसा बन जाती है कि पाई प्रेक्षित, प्रेक्षित का मतलब हो जाता है ओबीएस, और पाई कैलकुलेटेड। कई सारे मान बनने वाले हैं इसके, देखो इधर परिभाषाएं लिख तो अभी हम देंगे, पहले सही से समझ लो परिभाषाएं बना कहां से रहे हम। वान टाप गुणांक, ये क्या था, ये तो परासरण दाब था। अब ये देखो ये डेल्टा टीएफ, और ये भी डेल्टा टीएफ, इसे तो हम लिखेंगे ओबीएस मान है ये, और ये कैलकुलेटेड मान है। ये भी वान टाप गुणांक होता है। एक आ जाएगा डेल्टा टीबी, और ये डेल्टा टीबी, ये ओबीएस मान आ जाएगा, और ये हमारा कैलकुलेटेड मान आ जाएगा। अगर तुम्हें वास्तव में आपेक्षिक अवनमन दिखाना है, तो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन देखो, P0 माइनस PS अपॉन P0 बटे P0 माइनस PS अपॉन P0, यह आ जाएगा ओबीएस मान, और यह आ जाएगा कैलकुलेटेड मान। ये भी वान टाप गुणांक होता है। इस तरीके से 4 प्रकार के अणु संख्या गुण हुआ करते थे, चारों के चारों जो है बदल कर वो इस रूप में आ गए। इन्हीं के अनुपात को वान टाप गुणांक कहते हैं, समझ में? तो लिखेंगे इसमें जरा, लेंगे वान टाप ने, वान टाप ने, वान टाप गुणांक में लिख रहे हैं। हाँ, वान टाप ने प्रयोगों के आधार पर, वान टाप ने प्रयोगों के आधार पर यह पाया कि, वान टाप ने प्रयोगों के आधार पर यह पाया कि विद्युत अनअपघट्यों, ऐसा लिखा जाएगा, अनअपघट्यों विद्युत अनअपघट्यों के बिलियनों, विद्युत अनअपघट्यों के बिलियनों के अणु संख्या गुण, बिलियनों के अणु संख्या गुणों, अणु संख्या गुणों का मान गुणों का मान विद्युत अपघट्यों विद्युत अपघट्यों विद्युत अपघट्यों के बिलियनों से अधिक होता है, विद्युत अपघट्यों के बिलियनों से अधिक होता है। अर्थात अर्थात किसी बिलियन में,
अर्थात किसी बिलियन में प्रेक्षित मान प्रेक्षित मान प्रेक्षित मान तथा सामान्य मान प्रेक्षित मान तथा सामान्य मान प्रेक्षित मान तथा सामान्य मान के अनुपात को एक गुणांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसे वान हाफ गुणांक कहते हैं। जिसे वान हाफ गुणांक कहते हैं। ओके भाई, नई लाइन से इन्वर्टेड कोमा में अब लिखेंगे परिभाषा। ये तो अभी हमने सिर्फ बताया था वान हाफ गुणांक है क्या। परिभाषा सुनो, देखो क्या है ये परिभाषा। नई लाइन से इन्वर्टेड कोमा में सुन लो यार, एक मिनट अभी इधर। ये है कि अणु संख्यक ये दिख गई परिभाषा क्या है, यहां से बोलनी है। क्या है? अणुसंख्या गुणों का ये प्रेक्षित मान तथा अणुसंख्या गुणों के सामान्य मान के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं और सिद्ध करते हैं। लिख दो जल्दी। हाँ देखो, अणुसंख्या गुणों का प्रेक्षित मान इन्वर्टेड कोमा में लिख रहे हैं। अब अणुसंख्या गुणों का प्रेक्षित मान तथा प्रेक्षित मान तथा अणुसंख्या गुणों का सामान्य मान। अणुसंख्या गुणों के लिखना के सामान्य मान के अनुपात को हाफ गुणांक कहते हैं। अब परिभाषा है, वो तो बताया था कि न्यूटन ने एक ऐसे जैसे नियम दिया, इसे नियम कहते हैं, और उस नियम के अनुसार अब ऐसा हो रहा है। इसे आई से प्रदर्शित कर रहे हैं और ये सब उतार देंगे, ये बोर्ड पर जितना भी है ये भी लिखेंगे और ये 4 इसके अणुसंख्या गुण होते हैं।
क्वेश्चन? ये जितने भी यहाँ लिखवाए जा रहे हैं एक एक नंबर में एग्जाम में आ रखे हैं, ये वन हाफ गुणांक ज्ञात करने के लिए। ये जो जहाँ है वहीं रुक जाएंगे, जरा एक मिनट देख लो, एक मिनट देखो इधर, बाद में उतार लेना एक साथ आंसर के साथ ही, समझ लो पहले एक बार। वो दिया इन्होंने कि निम्नलिखित वियोजन के लिए कोई वन हाफ दोनों के लिए काम करता है, संयोजन के लिए, संगुणन के लिए भी और वियोजन के लिए भी। तो वियोजन के लिए हम निकालने हैं सबसे पहले क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आ रखा है, ये भी एग्जाम में आ रखा है, ये भी एग्जाम में आ रखे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा रखें कि निम्नलिखित के लिए वन हाफ गुणांक ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछ लेते हैं डायरेक्ट। निम्नलिखित के लिए वन हाफ गुणांक ज्ञात कीजिए, या डायरेक्ट एक ही पूछ लेते हैं कि इसके लिए वन हाफ गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले वन हाफ गुणांक सिर्फ वही ज्ञात कर सकता है जो अभिक्रिया को तोड़ना जानता हो, कि कौन सी चीज टूटेगी, कौन सी चीज प्लस में टूटेगी, कौन सी माइनस में टूटेगी। और ये फर्स्ट ईयर में तोड़ने का बड़ा अच्छा तरीका बता रखा है, केमिस्ट्री में पूरी एक टेबल बनाई थी, और जिसे नहीं पता है वो अभी बाद में देख लेंगे, कभी टाइम लगेगा तो। फिलहाल इसे तोड़ना आना चाहिए। तोड़ना आने का मतलब है कि प्लस कौन से होते हैं, माइनस कौन से होते हैं, और कितने कितने मान होते हैं। ये टूटेगा, देखो कैसे टूटेगा। इतना बड़ा भारी नहीं है, बहुत बार वैसे रियल लाइफ में तुमने देखा होगा। इसमें भी K2SO4 है, पता है जब इसे जल में या किसी चीज में डालेंगे तो कैसे टूटता है। K तो इसमें से अलग टूटेगा और SO4 अलग टूटेगा। K कितने लिए गए? 2। तो इसे यहां नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब आयनों में बन जाते हैं ना तो 2 आयन यूज हुए। तो बस यहां से ये हमारे पास हमें मिल गया है। ये वन हाफ गुणांक होता है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला हमारे पास ये था, संगुणन या वियोजन। तो क्योंकि हमारा वियोजन हो रहा है तो संगुणन का तो जिक्र नहीं करेंगे, हम कहेंगे वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। तो भाई वियोजन कहां हुआ? इधर हुआ, इधर हुआ वियोजन। तो वियोजन के बाद में कितने अणु बने या आयन बने? 2 ये हैं, 1 ये है। तो वियोजन के पश्चात जो बने वो बने 3। तुम ऐसे लिखोगे 2 + 1। और प्रारंभ में कितने थे अणु? और प्रारंभ में तो 1 ही था, 1। तो बराबर 3। और ये तुम्हारा आंसर होता है। लो, जिसे पता है वो कर लेगा, जिसे नहीं पता वो नहीं कर पाएगा। अब देखो उसका सेकंड पार्ट देखो कैसे टूटेगा H2SO4। H प्लस में I का मान निकालेंगे तो वही वियोजन से पहले वो वाली हिंदी, और ये कुल मोलों की संख्या, कुल अणुओं की संख्या। तो कितने हैं वियोजन के बाद? 2 + 1 और बटे 1 बराबर 3। इसमें देख लो जरा, अरे NaCl में भी देख लो कैसे टूटेगा। Cl माइनस क्या आएगा I का मान? 1 ये है, 1 ये, यानी कि 1 + 1 तो ये होगा। इधर कितने थे? 1। इसके बाद जो है देखो यार, ये फोर्थ वाला देख लो, K4Fe और ये Cn का O6। देखो इसे तोड़ने का तरीका समझो जरा, थोड़ी सी छोटी जगह रह गई। हमेशा ये ब्रैकेट वाली चीज कभी नहीं टूटती है।
ब्रैकेट से बाहर बाहर वाली चीज टूटती है। तो पोटेशियम टूटेगा इसमें कितने 4 बार, और ये जो है पूरे का पूरा ये ऐसे लिखा जाता है FeCN का होल 6 पर माइनस, जितने भी आ जाए जितने प्लस होते हैं इतने माइनस होंगे। तो अब हम I का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4 ये है और एक पूरे का पूरा ये है, और प्रारंभ में तो एक ही था। ऐसे इसका भी निकाल दोगे। ये तुम्हारे 1/2 गुणांक ज्ञात करने का तरीका होता है। ये था हमारे पास अभी वियोजन के लिए। इसके बाद में जो वो संगुणन लेंगे, ये सब उतार लेंगे। अब बताओ किसकी समझ में नहीं आया है?